अब हम पढ़ेंगे फॉरेन कंपनी। फॉरेन कंपनी में एक क्वेश्चन और एक केस सिनेरियो बनता है, ठीक है। तो आइए बिना कोई देरी के करते हैं, फॉरेन कंपनी पढ़ते हैं। देखो, फॉरेन कंपनी में दो चीजें पढ़नी है, एक डेफिनेशन और दूसरा है सेक्शंस। तो डेफिनेशन और साथ में सेक्शंस। सर ये मेंबर इंस्ट्रक्शन वाला पॉइंट बता दीजिए एक बार। मेंबर इंस्ट्रक्शन, अरे मेंबर बोलेगा मेरे को अकाउंट ट्रांसफर करिए डिविडेंड का। आपने अकाउंट ट्रांसफर किया, ठीक, लेकिन नहीं हो पाया, सर्वर डाउन था। आपने मेंबर को बता दिया, नहीं कर पाए ट्रांसफर, सर्वर डाउन है। अब मेंबर कुछ भी नहीं बोल रहा है, तो अब क्या करोगे सर आप? गलती आपकी थोड़ी, 30 दिन निकल गए। चलिए स्टार्ट करें भाई। चलो स्टार्ट करते हैं फॉरेन कंपनी। सबसे पहले देखो, दो चीजें इसमें पढ़नी है आपको। सबसे पहले पढ़नी है डेफिनेशन, दूसरा पढ़ना है आपको सेक्शन, ठीक है ना। डेफिनेशन से भी अक्सर क्वेश्चन आते हैं। डेफिनेशन को आप देखो तो भैया डी कोड कर रखा है हमने, जी कोड कर रखा है। हाँ हाँ, पूरा आशीर्वाद देंगे आखिरी में। वो कंपनी जो बनी है इंडिया से बाहर, वो कंपनी जो बनी है इंडिया से बाहर, बिल्कुल ठीक बात है। सबसे पहली बात, जिसका प्लेस ऑफ बिजनेस इंडिया में है और जो एक्टिविटी कर रही है इंडिया में, बिजनेस एक्टिविटी बनी है इंडिया से बाहर, प्लेस ऑफ बिजनेस इंडिया में है और बिजनेस एक्टिविटी, प्लेस ऑफ बिजनेस है तो खुद चला रहे होंगे या एजेंट के थ्रू, बिल्कुल ठीक बात है। या तो फिजिकल या इलेक्ट्रॉनिक। सर इलेक्ट्रॉनिक प्लेस ऑफ बिजनेस कैसा होगा देखने में? आइए बात करते हैं, अपने मन से मतलब पेटने लगना भाई। इलेक्ट्रॉनिक प्लेस ऑफ बिजनेस नीचे लिखा हुआ है, निमोनिक भी दिया हुआ मैंने, ABCDEF ट्रेडमार्क TM। सर इलेक्ट्रॉनिक प्लेस ऑफ बिजनेस पता है कब कब मानेंगे? जब आप डिपॉजिट एक्सेप्ट या इनवाइट कर रहे हो, या आप किसी भी तरह की एडवाइजरी सर्विसेज दे रहे हो। फॉरेन से बैठ के कंपनियां दे रही है एडवाइजरी, रियल एस्टेट एडवाइजरी चल रही, कंसल्टेंसी सर्विसेज होती हैं सर, है ना। बाहर से बैठ के एडवाइजरी सर्विसेज दे रहे हो, क्या दिक्कत है? B2B B2C, B2B बताया ना अलीबाबा, B2B, ठीक। सप्लाई चेन मैनेजमेंट, ठीक। डेटाबेस सर्विस, डेटाबेस मतलब गूगल ड्राइव, डिजिटल सप्लाई, डेटा इंटरचेंज। अब सर डेटा ट्रांसफर भी होता है, डेटा सप्लाई भी करते हैं। तो चाहे डेटाबेस हो, चाहे डिजिटल सप्लाई हो, चाहे डेटा इंटरचेंज हो, सब कुछ आएगा। एजुकेशन इंफॉर्मेशन रिसर्च, आप देख लो बाहर सारी कितनी सारी वेबसाइट्स हैं जो कोर्सेज चला रही हैं इंडिया में। कोर्स एरा बड़ी फेमस वेबसाइट है, फ्री में कोर्स करिए, $10 में कोर्स करिए, $20 में कोर्स करिए। वो बाहर से बैठ के चला रहे हैं, ऑनलाइन प्लेस ऑफ बिजनेस है, फॉरेन कंपनी मानेंगे। फाइनेंशियल सेटलमेंट, कभी आपने रेजर पे सुना होगा, रेजर पे जो इंडियन है, अब CC एवेन्यू है, ये इनके पेमेंट गेटवे आते हैं, तो इन्हें कहते हैं फाइनेंशियल सेटलमेंट ट्रांजैक्शनल सर्विसेज। अगर बाहर वाली कंपनी इंडिया में वेबसाइट्स को पेमेंट गेटवे ऑफर कर रही है, और फॉर एग्जांपल मेरी वेबसाइट में बाहर की कंपनी का पेमेंट गेटवे लगा है, तो बाहर वाली कंपनी को फॉरेन कंपनी मानेंगे। रीजन बीइंग ऑनलाइन प्लेस ऑफ बिजनेस है, पेमेंट गेटवे, इसे बोलते हैं फाइनेंशियल सेटलमेंट। टेलीमेडिसिन, प्रैक्टो, लाइब्रेट, बाहर वाली कंपनियां बैठ के, टेलीमेडिसिन मतलब डॉक्टर से आप ऑनलाइन कंसल्ट कर सकते हैं, वो दवाई लिख देगा, जो भी कुछ है ऑनलाइन। बाहर वाली कंपनी, ऑनलाइन प्लेस ऑफ बिजनेस है, फॉरेन कंपनी। टेली कम्यूटिंग, वर्क फ्रॉम होम होता है ना आजकल, फ्रीलांसर वाली सर्विसेज, $10 मिलेंगे 2 घंटे के, 10 घंटे के, ऐसा मिलता है ना, वर्क फ्रॉम होम, डेटा एंट्री वाली जॉब्स। टेली मार्केटिंग, 18 बर्तनों का सेट 399 में। वेब बेस्ड मार्केटिंग, जिसे अपन कहते हैं डिजिटल मार्केटिंग, डिजिटल मार्केटिंग आप इंडिया से बैठ करो, इंडिया से बाहर क्या फर्क पड़ता है, हेलो डिजिटली। अब कह रहा है सर फॉरेन कंपनी इनमें से किसी का भी कोई भी काम करती है ना, चाहे डिपॉजिट एक्सेप्ट करती, चाहे एडवाइजरी सर्विसेज, चाहे B2B B2C, सप्लाई चेन मैनेजमेंट, डेटाबेस, डिजिटल सप्लाई, डेटा इंटरचेंज, एजुकेशन इंफॉर्मेशन रिसर्च, फाइनेंशियल सेटलमेंट, टेलीमेडिसिन, टेलीकम्यूटिंग, टेली मार्केटिंग और वेब बेस्ड मार्केटिंग। कहता है चाहे ये सर्विसेज दे मोबाइल से, चाहे सोशल मीडिया, चाहे क्लाउड कंप्यूटिंग, क्लाउड पता है ना, गूगल ड्राइव क्या क्लाउड ही तो है, चाहे ईमेल, चाहे डॉक्यूमेंट मैनेजमेंट, MS एक्सेस, मैंने एग्जांपल दिया होगा मेन बैच के अंदर आपको, डॉक्यूमेंट मैनेजमेंट, ठीक है ना। अब चाहे मोबाइल, सोशल मीडिया, क्लाउड कंप्यूटिंग, ईमेल, डॉक्यूमेंट मैनेजमेंट, किसी भी थ्रू दे। मुद्दे वाली बात, चाहे मेन सर्वर इंडिया में हो या इंडिया से बाहर, कोई फर्क नहीं पड़ता। अब बाहर वाली कंपनी एजुकेशन सर्विसेज दे रही है इंडिया में,
मेन सर्वर कैलिफोर्निया में है, अगर दे रही है ना तो फॉरेन कंपनी मानेंगे। सर्वर कहाँ है उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, अगर इंडिया से बाहर भी सर्वर है तो भी फॉरेन कंपनी मानेंगे। तो निमोनिक क्या है, ABCDEF ट्रेडमार्क, TM। ठीक है भाई, चलिए अब चलते हैं भैया आगे, जल्दी जल्दी देखो भैया आगे। सेक्शन स्टार्ट करें, आइए सेक्शन स्टार्ट करते हैं। सर सेक्शन सबसे पहला 379 कहता है अगर आप फॉरेन कंपनी हैं और आपके 50% पेड अप कैपिटल, मिनिमम 50% पेड अप कैपिटल, मिनिमम 50%, चाहे इक्विटी हो, चाहे प्रेफरेंस हो, चाहे पार्टली इक्विटी पार्टली प्रेफरेंस, उससे फर्क नहीं पड़ता, सब मिलाकर 50%, चाहे इक्विटी 50, चाहे प्रेफरेंस, चाहे पार्टली इक्विटी पार्टली प्रेफरेंस, 50% कैपिटल किसके पास है? अगर फॉरेन कंपनी की 50% कैपिटल इंडियन सिटीजन के पास है, इंडियन बॉडी कॉर्पोरेट के पास है, या दोनों के पास है, इंडियन सिटीजन इंडियन बॉडी कॉर्पोरेट दोनों के पास है, तो भैया उस कंपनी को ये चैप्टर तो मानना ही है, साथ में उस कंपनी को कंपनीज एक्ट के बाकी प्रोविजंस भी मानने हैं। जैसे वो एक इंडियन कंपनी है, एज इफ इट वर अ कंपनी इनकॉर्पोरेटेड इन इंडिया, ऐसी कंपनी को अपन बोलते हैं डीम्ड इंडियन कंपनी। इंडियन प्लेस ऑफ बिजनेस के लिए कंपनीज एक्ट के सारे प्रोविजंस मानने पड़ेंगे, जैसे वो एक कंपनी इंडिया में बनाई गई है। तो अगर फॉरेन कंपनी की 50% पेड अप कैपिटल है, फिर बोल रहा हूं इक्विटी प्रेफरेंस दोनों इंडियन सिटीजन इंडियन बॉडी कॉर्पोरेट दोनों के पास है, ठीक है ना, कोई दिक्कत नहीं है सर, क्या दिक्कत है। चलिए आगे बढ़े। अभी मेन एग्जाम्पल है, ये अपन ने मेन बैच में कराया हुआ है, ठीक है, इसको भी छेड़ूंगा नहीं मैं, पहले टाइम मिलेगा तो लास्ट में कराऊंगा, ठीक है ना, क्योंकि बहुत बड़ा एग्जाम्पल आपको पता है। इसको अभी अभी नहीं छेड़ते इसको, ठीक है, क्योंकि वरना क्या डिस्कशन पूरा डाइवर्ट हो जाएगा। अब 380 है, 380 बहुत बड़ा सेक्शन है, बहुत इंपॉर्टेंट है इस अटेम्प्ट के लिए। 380 381 दे आर वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, आई एम टेलिंग यू, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। 380 और 381, फॉरेन कंपनी ने अपना प्लेस ऑफ बिजनेस स्टैब्लिश कर लिया साहब, कर लिया साहब, उसके 30 दिन के अंदर FC1 फाइल करेगी, रिटर्न FC1 में। अब देखो ROC ना, न्यू दिल्ली वाली कहानी खत्म हो गई है। एक अमेंडमेंट आया था, उसमें बोला सेंट्रल रजिस्ट्रेशन ऑफिस, ROC सेंट्रल रजिस्ट्रेशन ऑफिस, बाकी न्यू दिल्ली वाला कंसेप्ट है नहीं। वरना पहले क्या था कि हर फॉरेन कंपनी को फाइलिंग न्यू दिल्ली ROC के पास करनी है, चाहे तमिलनाडु में आपका प्लेस ऑफ बिजनेस हो, फाइलिंग तो न्यू दिल्ली ROC के पास ही करेंगे, दिल्ली ROC के पास। अच्छा FC1 में फाइल क्या करोगे सर? FC1 में फाइल क्या करोगे? FC1 में फाइल करोगे सबसे पहले अपना मेमोरेंडम आर्टिकल, अपना जो वहां बना है विदेश में, फॉरेन कंट्री में, चार्टर इंस्ट्रूमेंट, डिफाइनिंग कॉन्स्टिट्यूशन, आपका कॉन्स्टिट्यूशन, आपके स्टैट्यूट्स, आपका मेमोरेंडम का आर्टिकल, कुछ भी। स्पेन वाली कंपनी है, हो सकता है इंग्लिश में ना हो सकता है क्या, होगा ही नहीं इंग्लिश में, वो मानते नहीं इंग्लिश कुछ भी। अगर इंग्लिश में नहीं है तो ट्रांसलेटेड कॉपी इंग्लिश में भी फाइल करनी पड़ेगी। तो अपना मेमोरेंडम आर्टिकल जो आपने होम कंट्री में बनाया उसे फाइल करिए, अगर इंग्लिश में नहीं तो ट्रांसलेटेड कॉपी फाइल करिए। अब सर ये ट्रांसलेशन कुछ भी थोड़ी कर दोगे, पता चला वहां स्पेन में कुछ लिखा है, इंग्लिश में कुछ भी लिख दिया, बोले कौन ही देख रहा है। ऐसा नहीं है भाई, ट्रांसलेशन को ऑथेंटिकेट करना पड़ेगा। अगर इंडिया में ट्रांसलेशन कर रहे हो तो ऑथेंटिकेट कौन करेगा? आप या ज्ञानी व्यक्ति? आप या ज्ञानी व्यक्ति? कैसी बात कर रहे हो, हम ज्ञानी व्यक्ति है, आप ज्ञानी व्यक्ति नहीं हो बेटा, आप या ज्ञानी व्यक्ति। अच्छा मतलब हम ज्ञानी नहीं है, मतलब आप मतलब A से एडवोकेट, A से अटॉर्नी, ठीक है, और P से प्लीडर। कम से कम ये एडवोकेट अटॉर्नी जो है वो हाई कोर्ट में अपियर होने लायक होने चाहिए, एटलीस्ट इंटाइटल्ड टू अपियर इन हाई कोर्ट। A से अटॉर्नी, A से एडवोकेट, P से प्लीडर। और दूसरी बात, कंपीटेंट पर्सन हैविंग नॉलेज ऑफ दोनों भाषाएं, स्पेनिश भी ओरिजिनल लैंग्वेज और इंग्लिश भी, वो एफिडेविट देगा। तो पहला है आप, दूसरा है ज्ञानी व्यक्ति। इंडिया में अगर ऑथेंटिकेशन होता है तब, और इंडिया से बाहर होता है तो, अगर इंडिया से बाहर होता है तो पर्सन हैविंग कस्टडी ऑफ ओरिजिनल डॉक्यूमेंट, बिल्कुल ठीक बात है, जिसके पास कस्टडी है, और वहां का नोटरी पब्लिक। तो यहां आप या ज्ञानी व्यक्ति, वहां पे जिसके पास कस्टडी है, कस्टोडियन या नोटरी पब्लिक, ध्यान रखना कस्टोडियन या नोटरी पब्लिक, क्वेश्चन यहीं से आएगा, आप देख लेना, यहीं से क्वेश्चन आएगा, कस्टोडियन या नोटरी पब्लिक इंडिया से बाहर, और यहां पे आप या ज्ञानी व्यक्ति। ठीक है सर, फाइल कर दिया। कह रहे अपना रजिस्टर्ड ऑफिस जो है ना, उसका एड्रेस और वहां वाला विदेश वाला, प्रिंसिपल प्लेस ऑफ बिजनेस, कंट्री ऑफ इनकॉर्पोरेशन विदेश वाला, वो फाइल करिए। इंडिया में आपके कई सारे प्लेस ऑफ बिजनेस हो सकते हैं, सबकी डिटेल नहीं देनी, प्रिंसिपल POB की डिटेल देनी, प्रिंसिपल प्लेस ऑफ बिजनेस की। साथ में इंडिया में एक आदमी ऑथराइज करोगे आप, जो इंडियन रेसिडेंट होगा,
जो इंडियन रेसिडेंट होगा वो आपके डॉक्यूमेंट रिसीव करेगा इंडिया में। अब यार बाहर सारे आपके, देखिए बात बताओ, कंपनी जो बाहर बनी है, बोर्ड इंडिया से बाहर बैठा है, सारे डायरेक्टर इंडिया से बाहर बैठे हैं, सर इंडिया में कौन है? एक आदमी जो बैठाओगे ना जो इंडियन रेसिडेंट होगा, उसका नाम एड्रेस देना पड़ेगा आपको। वो इंडियन रेसिडेंट जो होगा ना बेटा, उसका नाम एड्रेस दो, वो आपके डॉक्यूमेंट इंडिया में रिसीव करेगा। कल को आप बोल दोगे भाई रिसीव करने वाले कोई नहीं है, डॉक्यूमेंट मिला ही नहीं, तो भैया जिम्मेदारी इसकी है, पर्सन रेसिडेंट की, पर्सन ऑथराइज्ड की। याद करिए सीएसआर जब आप पढ़ते हैं तो सीएसआर कमेटी जब बनाती है ना फॉरेन कंपनी, तो ये आदमी उस कमेटी का मेंबर भी होता है, ठीक है। अच्छा, साथ में अपने डायरेक्टर सेक्रेटरी की डिटेल आपको देनी पड़ेगी। डिटेल मतलब ये टाइम पास मतलब नेम, सरनेम, माताजी, पिताजी, बीवी का नाम, पति का नाम, ऑक्यूपेशन, डेट ऑफ बर्थ, पैन, नेशनैलिटी ऑफ ओरिजिन, जैसे कि अदनान सामी नेशनैलिटी इंडियन, ओरिजिन पाकिस्तान, ओरिजिन पुरानी नेशनैलिटी, पासपोर्ट, डेट एंड कंट्री ऑफ इशू, डायरेक्टरशिप्स इन इंडियन कंपनी, डायरेक्टरशिप्स इन अदर कंपनीज, सब बताना पड़ेगा। साथ में एक आपको डिक्लेरेशन देना पड़ेगा, अरे सेक्शन 7 के अंदर डिक्लेरेशन दे जब कंपनी बनाते हैं तब, कि भाई कोई भी डायरेक्टर दोषी नहीं पाया गया। अब एक बात समझना ध्यान से, जब आप डिक्लेरेशन दोगे, डिक्लेरेशन में पता है क्या बोलोगे? ना तो दोषी पाया गया है, ही हैज नॉट बीन कॉन्विक्टेड, ना उसे रोका गया है, डीबार्ड मतलब रोकना, ना इंडिया में ना अब्रॉड, किसी ऐसे अपराध को लेकर, किसी ऐसे ऑफेंस को लेकर जो कंपनी के बनाने को लेकर है, फॉर्मेशन, या कंपनी के चलाने को लेकर है, मैनेजमेंट, ना तो उसे दोषी पाया गया है, ना उसे रोका गया है बनाने को लेकर, चलाने को लेकर, ना इंडिया में ना अब्रॉड। एक ना एमसीक्यू पूछा इंस्टीट्यूट ने, एमसीक्यू, उस एमसीक्यू में पता क्या बोला कि डिक्लेरेशन जो आप दो किसको लेकर दोगे, तो ध्यान रखना है डिक्लेरेशन सिर्फ डायरेक्टर और रिप्रेजेंटेटिव को लेकर देंगे, ये डिक्लेरेशन सेक्रेटरी को लेकर नहीं देते। सेक्रेटरी के बारे में अपन ये नहीं बोलते कि सेक्रेटरी डीबार्ड कन्विक्टेड नहीं है, जबकि सेक्रेटरी की डिटेल जाती है, लेकिन ये डिक्लेरेशन सेक्रेटरी को लेकर नहीं है, ये सिर्फ डायरेक्टर और एआर को लेकर है। एआर मतलब ये रिप्रेजेंटेटिव जो ऊपर पड़ा आपने, प्रेसिडेंट वाला, ठीक है। साथ में अगर आपने कोई अप्रूवल वगैरह ली है आरबीआई की, कोई भी बिस्किट की फैक्ट्री लगाओगे तो अप्रूवल लेनी पड़ेगी, है ना, फूड रेगुलेटरी अथॉरिटीज जैसा भी है, तो अगर लिए तो अटेस्टेड कॉपी फाइल करिए। अगर अप्रूवल नहीं ली तो डिक्लेरेशन की भाई कोई अप्रूवल की जरूरत ही नहीं है, इसलिए अप्रूवल ली नहीं है अपन ने, डिक्लेरेशन दे दो, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है ना। साथ में FC1 के अंदर ये फाइल करना अपने को 30 दिन के अंदर, पीओबी स्टैब्लिश होने के 30 दिन के अंदर। अगर किसी भी डॉक्यूमेंट में ऑल्टरेशन होता है लाला, कल को आपका मेमोरेंडम चेंज हो गया होम कंट्री में, कल को आपका रजिस्टर्ड ऑफिस का एड्रेस चेंज हो गया होम कंट्री में, तो ऑल्टरेशन फाइल करना पड़ेगा अगले 30 दिन में FC2 के अंदर, FC2 के अंदर। और एक बात ध्यान रखना, कभी भी मान लो आपके 5 प्लेस ऑफ बिजनेस है इंडिया में, कोई भी प्लेस ऑफ बिजनेस अगर बंद होता है, सेसेशन, तो इसकी भी फाइलिंग करनी पड़ेगी 4th 5th। कमाल की बात सुनिएगा, एस्टेब्लिशमेंट की फाइलिंग 30 दिन FC1 में, ऑल्ट्रेशन की फाइलिंग 30 दिन FC2 में, लेकिन प्लेस ऑफ बिजनेस की फाइलिंग, बंद होने की फाइलिंग ना कोई डेज है ना कोई फॉर्म नंबर है, बस सिंपल है कि अगर प्लेस ऑफ बिजनेस बंद होगा तो तुरंत फाइलिंग करिए, तुरंत, ठीक है ना। एक बात और ध्यान रखिएगा, जब भी आप फाइलिंग करेंगे, आप फाइलिंग करो, अगर 5 प्लेस ऑफ बिजनेस है, एक बंद हो गया, 4 तो अभी भी बचे हैं, तो क्या कंपनी की फाइलिंग की पूरी जिम्मेदारियां खत्म हो जाएंगी? कि भैया एक बात ध्यान रखो, कंपनी की जिम्मेदारी तभी खत्म होगी जब सारे के सारे प्लेस ऑफ बिजनेस सीज टू ऑपरेट। अगर एक भी प्लेस ऑफ बिजनेस इंडिया में चल रहा है, आपको फाइलिंग करनी पड़ेगी उस केस में, ठीक है ना, फाइलिंग करनी पड़ेगी उस केस में, ठीक है ना। चलिए अब एक बात सुनिएगा, ये सब हो गया 380 में। एक बात ध्यान रखना, एक बात और, जब हम प्लेस ऑफ बिजनेस की बात करते हैं ना यहां पर, तो 386 पता है क्या बोलता है? प्लेस ऑफ बिजनेस में शेयर रजिस्ट्रेशन ऑफिस या शेयर ट्रांसफर ऑफिस भी आएगा। तो अगर एक कंपनी का शेयर रजिस्ट्रेशन ऑफिस इंडिया में है तो आप मानेंगे प्लेस ऑफ बिजनेस इंडिया में, वो फॉरेन कंपनी कहलाएगी। ठीक वैसे ही जब हम बात करते हैं डायरेक्टर की, कि भाई डायरेक्टर का डिक्लेरेशन दो, डायरेक्टर का डिटेल दो, तो 386 कहता है डायरेक्टर इंक्लूड्स एज पर 386 एक ऐसा व्यक्ति जिसके इशारों पर बोर्ड काम कर रहा है। याद करिए, इसे हम प्रमोटर बोलते हैं कंपनी के अंदर, याद है ना, 2 क्लॉज 69। अब कहता है सर डायरेक्टर में ऐसा व्यक्ति भी आएगा जिसके इशारों पर बोर्ड काम कर रहा है, मतलब सिंपल शब्दों में डायरेक्टर इंक्लूड्स प्रमोटर ऑल्सो। ठीक है, चलिए जी अब आगे बढ़े भाई।
ये हो गया आपका 380। एक बात ध्यान रखना, कभी भी पूरे फॉरेन कंपनी में कोई भी डिफॉल्ट करिए आप, पेनाल्टी का सेक्शन कॉमन है, एक ही सेक्शन है, क्या कम, और इसकी पेनाल्टी इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखना इंपॉर्टेंट है। कंपनी के लिए फाइन 1 से 3 लाख प्लस 50,000 रुपए पर डे, 50,000 रुपए पर डे। ऑफिसर के लिए 25,000 से 5 लाख। फॉर एग्जाम्पल आपने प्लेस ऑफ बिजनेस स्टैब्लिश किया 1 फेब को और फाइलिंग कर रहे हो भैया 1 सितंबर को, तो अगर 1 फेब को आपने प्लेस ऑफ बिजनेस स्टैब्लिश किया है तो फाइलिंग करेंगे 30 दिन के अंदर। 30 दिन मतलब 3 मार्च को फाइलिंग कर देनी चाहिए FC1 में। फाइलिंग कर रहे हो 1 सितंबर को, तो कितने दिन का डिले किया आपने? डिले किया 182 डेज का। तो भैया 182 डेज में सबसे पहले 1 से 3 लाख का फाइन लगेगा प्लस 50,000 रुपए पर डे। कितने डेज हो गए? डेज हो गए 182, तो मल्टीप्लाई करिए 50,000 से, कितना आ जाएगा? 1 से 3 लाख प्लस 91 लाख, तो 92 से 95 लाख का फाइन लगेगा, 50,000 रुपए पर डे। ठीक है, अब सुनिए आगे बढ़ते हैं। 382 सर, हर एक फॉरेन कंपनी को ना अपना नाम, कंट्री ऑफ इनकॉर्पोरेशन और फैक्ट की लायबिलिटी लिमिटेड है। ठीक, 3 बातें हैं हर एक प्लेस ऑफ बिजनेस में, तीनों बातें बतानी है। नाम, कंट्री ऑफ इनकॉर्पोरेशन, फैक्ट की लायबिलिटी लिमिटेड है, इंग्लिश में भी और लोकल लैंग्वेज में भी, हर एक प्लेस ऑफ बिजनेस में। हर एक बिल हेड, लेटर पेपर, नोटिस में ये 3 बातें बतानी है, लोकल लैंग्वेज में नहीं, सिर्फ इंग्लिश में। बारीकियां, थिन लाइन ऑफ डिफरेंस। प्लेस ऑफ बिजनेस में तीनों बातें लेकिन दोनों लैंग्वेज में। लेटर पेपर, नोटिस, इनवॉइस, इन सब में तीनों बातें लेकिन सिर्फ इंग्लिश में। और प्रोस्पेक्टस में या कोई एडवर्टीजमेंट देते हैं कल को, तो सिर्फ तीसरी बात कि फैक्ट की लायबिलिटी लिमिटेड है, वो भी इंग्लिश में। मतलब लोकल लैंग्वेज सिर्फ कहां चलेगी? प्लेस ऑफ बिजनेस में। ना इनवॉइस में लोकल लैंग्वेज लिखा है, ना प्रोस्पेक्टस में लोकल लैंग्वेज लिखा है। ठीक है ना? ठीक है। 382 एक बात और, 383 जो भी डॉक्यूमेंट आपने फॉरेन कंपनी को देना है वो डॉक्यूमेंट आप कंपनी को नहीं दोगे, कंपनी जो बाहर बनी है प्लेस ऑफ बिजनेस इंडिया में, वो आप उस व्यक्ति को दोगे जिसे ऑथराइज किया गया 380 के अंदर, याद है? साथ में सेक्शन 20 अलग है बेटा, वो इंडियन कंपनी को लेकर है। फॉरेन कंपनी को जो डॉक्यूमेंट भेजोगे वो भेजोगे 383 के हिसाब से। तो डॉक्यूमेंट कैसे भेजोगे? हैंड डिलीवरी, बाय पोस्ट, बाय इलेक्ट्रॉनिक मोड, कैसे भी भेज सकते, कोई दिक्कत नहीं। 3 तरीके अलाउड है, पोस्ट, इलेक्ट्रॉनिक मोड, हैंड डिलीवरी। हैंड डिलीवरी मतलब बगल में है यार उस बंदे का घर, तो घर जाके जाओ, क्या दिक्कत है? ठीक है। 381 अगेन वेरी इंपॉर्टेंट सेक्शन, ठीक है ना? कहते हैं हर फॉरेन कंपनी को फाइनेंशियल स्टेटमेंट तैयार करने पड़ेंगे हर फाइनेंशियल ईयर के लिए, लेकिन तैयार करेंगे हर कैलेंडर ईयर में। हर कैलेंडर ईयर में, हर फाइनेंशियल ईयर के लिए फाइनेंशियल तैयार करोगे। और फाइनेंशियल जब तैयार करोगे तो तैयार करोगे, कहता है जिस हद तक हो सके स्केड्यूल 3 और एज नियर बाय, उसके जितना हो सके स्केड्यूल 3 मान लो, जिस हद तक हो सके स्केड्यूल 3 मान लो। अब सर फाइनेंशियल तो बन गए, तो कह रहा है ऑडिट करवाओ। किससे कराएं ऑडिट? या तो सीए से ऑडिट करवाएंगे भाई, या उसकी फॉर्म से ऑडिट कराएंगे, फॉर्म LLP ऑफ सीए। सीए ही ऑडिट कर सकता है और कोई ऑडिट नहीं कर सकता फाइनेंशियल्स की, फॉरेन कंपनी की। सेम इंडियन कंपनी वाला कंसेप्ट है, सेम। सर अब आप एक बात बताओ, आपने फाइनेंशियल बना लिया साहब, अब फाइनेंशियल को फाइल भी तो करना पड़ेगा ROC के पास। इंडियन कंपनी भी तो फाइलिंग करती है 137 में। भैया ये फाइलिंग कब तक करेंगे? ध्यान रखना, ये फाइलिंग करेंगे साल खत्म होने के 6 महीने के अंदर। अगर ये 6 महीने में फाइलिंग नहीं कर पाए तो ROC आपको एडिशनल 3 महीने दे सकती है। राइटिंग में आपको ग्राउंड्स बताने पड़ेंगे, भैया नहीं कर पाए फाइलिंग, 3 महीने और मिल जाएंगे, 6 + 3। सर जब फाइलिंग करेंगे ना फाइनेंशियल की, अगर फाइनेंशियल इंग्लिश में नहीं है तो ट्रांसलेटेड कॉपी इंग्लिश वाली फाइल करनी पड़ेगी। साथ में कंपनी जब फाइनेंशियल फाइल करेगी तो ये 6 चीजें और फाइल करेगी। 6 चीजें कौन कौन सी, सुनिएगा ध्यान से। सबसे पहले वो सारे डॉक्यूमेंट जो कंपनी को फाइल करने जरूरी है चैप्टर 9 के सब। चैप्टर 9 का मतलब अकाउंट्स ऑफ कंपनीज का मतलब भैया आपको फाइल करना पड़ेगा एब मतलब फाइनेंशियल के साथ, याद करिए अकाउंट्स ऑफ कंपनीज क्या कहता है, ऑडिटर रिपोर्ट, बोर्ड रिपोर्ट फाइल करिए। तो कह रहा है वो सारे डॉक्यूमेंट जो आपको चैप्टर 9 के हिसाब से फाइल करने हैं, फाइनेंशियल स्टेटमेंट, ऑडिटर रिपोर्ट, बोर्ड रिपोर्ट, वो भी फाइल करनी पड़ेगी। साथ में अगर पेरेंट फॉरेन कंपनी ने CFS तैयार किए और अपनी होम कंट्री वाली अथॉरिटी को डिलीवर किए तो CFS भी फाइल करने पड़ेंगे आपको। क्या बात है? और अगर वो इंग्लिश में नहीं है तो इंग्लिश में फाइल करिए।
ठीक। तो भैया सबसे पहले वो सारे डॉक्यूमेंट, मतलब ऑडिटर रिपोर्ट, बोर्ड रिपोर्ट, सीएफएस जो वहां बनाए गए, रिपेट्रिएशन ऑफ प्रॉफिट, यहां का प्रॉफिट वहां ले गए हो क्या होम कंट्री में, और क्या यहां का फंड वहां ट्रांसफर किया है क्या, ट्रांसफर ऑफ फंड्स बिटवीन पीओबी, इंडियन पीओबी और आउटसाइड इंडिया, और कोई भी आरपी के साथ ट्रांजैक्शन हुए हैं, आरपीटी की डिटेल। तो तीन बातें ये हैं, रिपेट्रिएशन ऑफ प्रॉफिट, आरपीटी, स्टेटमेंट ऑफ ट्रांसफर ऑफ फंड्स, साथ में लिस्ट ऑफ ऑल द पीओबीज इन इंडिया, ये आपको बताना पड़ेगा। ये सारी फाइलिंग आप करिए भैया, कुल मिला के 6 चीजें फाइल करनी पड़ेंगी। अगेन बहुत इंपॉर्टेंट, अगर थ्योरेटिकल क्वेश्चन आता है तो यहां से क्वेश्चन आ सकता है कि भैया फाइनेंशियल के साथ क्या फाइल करोगे। तो सारे डॉक्यूमेंट जो जरूरी चैप्टर 9 के हिसाब से, सीएफएस, रिपेट्रिएशन ऑफ प्रॉफिट, आरपीटी, ट्रांसफर ऑफ फंड्स, और सारे पीओबीज की लिस्ट फाइल करनी पड़ेगी। ठीक है ना। कब फाइल करेंगे? 6 महीने। नहीं फाइल कर पाए तो और 3 महीने आपको मिलेंगे, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, चलिए अब चलते हैं 390 आइडिया, तो बाद में पढ़ाऊंगा, पहले आपको बाकी सेक्शन पढ़ाता हूं। अब देखो 387, 388 और 389 प्रोस्पेक्टस वाले सेक्शन है। ठीक है ना। कहता है कोई भी फॉरेन कंपनी अगर इंडिया में सिक्योरिटी ऑफर कर रही है, अभी ऊपर पढ़ के भी आया, अगर सिक्योरिटी ऑफर करेंगे, डिपॉजिट एक्सेप्ट करेंगे, तो इंडियन प्लेस ऑफ बिजनेस मान लेंगे ऑनलाइन, तो कहीं ना कहीं फॉरेन कंपनी कहलाएगी। अब वो प्रोस्पेक्टस इशू कर रही है, तो कहता है सर प्रोस्पेक्टस में सबसे पहली बात तो डेट होनी चाहिए। बिल्कुल ठीक बात। प्रोस्पेक्टस साइन कौन करेगा? प्रोस्पेक्टस साइन करेगा चेयरपर्सन और 2 डायरेक्टर, साथ में चेयरपर्सन एंड 2 डायरेक्टर। सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट बेटा मैं आपको बता रहा हूं, इसको घोंट के पी जाओ, बहुत इंपॉर्टेंट है। प्रोस्पेक्टस में ना एनेक्स्चर ऐड करना पड़ेगा। एनेक्स्चर में 5 बातें आएंगी। सबसे पहली बात, वो इंस्ट्रूमेंट जो आपका कॉन्स्टिट्यूशन डिफाइन कर रहा है, पता है इंडिया में उसे क्या बोलते हैं? पर इंडिया में कहते हैं एओए, आर्टिकल। आर्टिकल ही तो हमारा कंपनी का संविधान है, लेकिन फॉरेन हर एक कंट्री में आर्टिकल वर्ड यूज जरूरी नहीं है ना यार। तो कहते हैं इंस्ट्रूमेंट डिफाइनिंग कॉन्स्टिट्यूशन, वो लॉ के प्रोविजंस जिसके अंदर आपकी कंपनी बनाई गई है होम कंट्री में। इंडिया की प्रिंसिपल पीओबी का एड्रेस, इंडिया में डॉक्यूमेंट कहां इंस्पेक्शन कर सकते हैं उसका एड्रेस, एंड डेट एंड कंट्री ऑफ इनकॉर्पोरेशन। इंस्ट्रूमेंट डिफाइनिंग कॉन्स्टिट्यूशन, कौन से प्रोविजन के तहत कंपनी बाहर बनी थी वो उसकी कॉपी लगाइए। प्रिंसिपल पीओबी का एड्रेस इंडिया में, प्लेस ऑफ इंस्पेक्शन का एड्रेस इंडिया में, और डेट एंड कंट्री ऑफ इनकॉर्पोरेशन। ये 5 बातें आपको प्रोस्पेक्टस के साथ एनेक्स्चर में लगानी पड़ेंगी। साथ में देखो हर एक प्रोस्पेक्टस जो आप दोगे, ये तो इंडियन कंपनी के ऊपर भी लगता है, हर एक प्रोस्पेक्टस के साथ एप्लीकेशन फॉर्म के साथ प्रोस्पेक्टस देना पड़ेगा। इंडियन कंपनी कौन पढ़ते हैं याद करो, हर एप्लीकेशन फॉर्म के साथ अपन देते हैं एब्रिज्ड प्रोस्पेक्टस। एब्रिज्ड या एब्रिज्ड नहीं प्रोवाइड करते, यहां प्रोवाइड करते हैं प्रोस्पेक्टस। इसके बेटा एक्सेप्शन है, कह रहे कब आपको प्रोस्पेक्टस देने की जरूरत नहीं है एप्लीकेशन फॉर्म के साथ, कब जरूरत नहीं है। पहला, अंडरराइटिंग एग्रीमेंट। क्या अंडरराइटर पब्लिक है क्या? नहीं। तो अगर अंडरराइटर को आप एप्लीकेशन फॉर्म दे रहे हो ना बेटा, तो आपको प्रोस्पेक्टस लगाने की जरूरत नहीं है, खाली एप्लीकेशन फॉर्म दोगे चलेगा अंडरराइटर को। एग्जिस्टिंग मेंबर को अगर दे रहे हो तो आपको प्रोस्पेक्टस देने की जरूरत नहीं, एग्जिस्टिंग मेंबर है सर वो, चाहे राइट ऑफ रिनंसिएशन हो या ना हो। याद है ना राइट ऑफ रिनंसिएशन, राइट ऑफर में देते हैं अपन, और ऑफर फॉर सिक्योरिटीज, उन सिक्योरिटीज के लिए ऑफर दे रहे हो जो पहले ही डील हो चुकी है स्टॉक एक्सचेंज में, विच इज यूनिफॉर्म इन ऑल रिस्पेक्ट। सर इसका एग्जाम्पल मान लो पहले ही 9% डिवेंचर अनसिक्योर्ड ट्रेड हो रहे हैं, इशू किए जा रहे हैं, अगर फिर से आप 9% अनसिक्योर्ड डिवेंचर लेकर आओगे तो ये डिवेंचर यूनिफॉर्म है भाई इन ऑल द रिस्पेक्ट विद सिक्योरिटीज जो ऑलरेडी डील हुए स्टॉक एक्सचेंज में। अगर 9% अनसिक्योर्ड डिवेंचर का इशू फिर से लेके आओगे तो प्रोस्पेक्टस देने की जरूरत नहीं है। 3 कैसे प्रोस्पेक्टस देने की जरूरत नहीं एप्लीकेशन फॉर्म के साथ, अंडरराइटिंग एग्रीमेंट, एग्जिस्टिंग मेंबर डिवेंचर होल्डर चाहे रिनाउंस करने का राइट दे या ना दे, और सिक्योरिटीज जो ऑलरेडी ट्रेड हो चुकी है उसके साथ यूनिफॉर्म है, बिल्कुल सेम लेवल पर ही बस हो। एक बात और, अगर प्रोस्पेक्टस में एक्सपर्ट का स्टेटमेंट है, एक्सपर्ट का, तो भैया आपको बताना पड़ेगा एक्सपर्ट ने अपनी कंसेंट दी है डिलीवरी से पहले प्रोस्पेक्टस को, और एक्सपर्ट ने कंसेंट दी और कंसेंट को विड्रॉ नहीं किया, और यह बात बिल्कुल अपेरेंटली प्रोस्पेक्टस में लिख दो कि भैया कंसेंट दी और कंसेंट को विड्रॉ नहीं किया। तो कभी भी अगर एक्सपोर्ट की बात है तो 2 बातें ध्यान रखिए, कंसेंट दी और कंसेंट को विड्रॉ नहीं किया। ठीक है भाई, चलिए आगे बढ़े। अब चलते हैं मुतातीस मुतांडीस पे। और मुतातीस मुतांडीस क्या कहता है सुनिए। ठीक है, बहुत सारे चिल्लर सेक्शंस हैं,
फॉरेन कंपनी थोड़ा सिस्टमैटिकली पढ़िए, बहुत छोटा चैप्टर है, मैं आपको बता रहा हूँ। हाइप क्रिएटेड फॉरेन कंपनी भी बहुत बड़ा है, ऐसा टेक्निकल चैप्टर नहीं है, ठीक है ना। डिवेंचर 71, चार्जेस 77 से 87, इंक्वायरी इंस्पेक्शन फाइनल में पढ़ते हैं आप, ऑडिटर आपने पढ़ा यहाँ पे, प्रोस्पेक्टस के पेनाल्टी वाले सेक्शंस, वाइंडिंग अप। कह रहा है ये प्रोविजंस जैसे इंडियन कंपनी पे लगते हैं वैसे ही फॉरेन कंपनी पे लगेंगे, मुतातिस मुतांडीस, इन द सेम मैनर। जैसे प्रोविजन इंडियन कंपनी पे लगते हैं वैसे ही फॉरेन कंपनी पे लगेंगे, चाहे डिबेंचर हो, चार्जेस हो, इंक्वायरी हो, ऑडिटर हो, प्रोस्पेक्टस हो, वाइंडिंग अप हो, सेम। बस ध्यान रखना, एनुअल रिटर्न और सीएसआर मतलब 92 और 135। कहता है 92 और 135 लगेगा तो सही, लेकिन सब्जेक्ट टू एक्सेप्शंस एंड मॉडिफिकेशंस। यहां मुतातिस मुतांडीस नहीं लिखा बेटा, यहां लिखा है सब्जेक्ट टू एक्सेप्शन मॉडिफिकेशन, दो सेक्शंस में। कौन सा? 92 और 135। ज्यादा दूर मत जाओ। 92 एनुअल रिटर्न इंडियन कंपनी एमजीटी 7 में एजीएम के 60 दिन के अंदर फाइल करती है इंडियन कंपनी। यहां ऐसा नहीं है, यहां फॉरेन कंपनी एनुअल रिटर्न फाइल करेगी साल खत्म होने के 60 दिन के अंदर। इंडियन कंपनी एजीएम के 60 दिन, ये साल खत्म होने के 60 दिन। वो एमजीटी 7 में फाइल करते हैं, ये एफसी 4 में फाइल करेंगे, एफसी 4 में। ठीक। साथ में फॉरेन कंपनी अपनी बुक्स ऑफ अकाउंट्स बनाएगी, इंडियन कंपनी बनाती है 128 के अंदर वही बुक्स ऑफ अकाउंट्स, जो पैसा आया जो गया उसकी, सेल परचेज एसेट लायबिलिटी। कहता है यार देखो, इंडियन कंपनी अपनी बुक्स बना के ना आरओ में लगती है या किसी और जगह जहां बोर्ड डिसाइड करेगा, 7 दिन में चाची को बताते हैं अपन, 7 दिन के अंदर, है ना, बीआर पास करके। यहां कहता है फॉरेन कंपनी अपनी बुक्स मेंटेन करेगी प्रिंसिपल पीओबी इन इंडिया में। पीओबी जो कई सारे होंगे, प्रिंसिपल पीओबी में बुक्स मेंटेन करनी है आपको, ठीक है ना। चलो जी, अब चलते हैं आगे। एक बात ध्यान रखिएगा, ऐसा मुझे लगता है, ऐसा फीलिंग आ रही है कि 393 के अंदर से क्वेश्चन आ सकता है। बिल्कुल आखिरी का सेक्शन है भाई साहब, बिल्कुल आखिरी का। ठीक, देखना ध्यान से, पहले एग्जांपल बताऊंगा, उसके बाद प्रोविजंस। जावा लिमिटेड फॉरेन कंपनी है, मैक्सिको में बनी है, वाओ। क्लब दिल्ली में खोल रही, दिल्ली में क्लब। इन्होंने ना एनुअल रिटर्न फाइल नहीं किया, डिफॉल्ट कर दिया, नहीं किया फाइल। अगर फॉरेन कंपनी ने कोई भी डिफॉल्ट किया ना, उससे कॉन्ट्रैक्ट वॉइड नहीं बनेंगे। जो कॉन्ट्रैक्ट है फॉरेन कंपनी के वो वैलिड रहेंगे। बट अगर फॉरेन कंपनी ने कोई भी प्रोविजन ब्रेक किया तो फॉरेन कंपनी थर्ड पार्टी के अगेंस्ट कोई भी राइट यूज नहीं कर सकती। मतलब क्या फॉरेन कंपनी डेटर के अगेंस्ट केस कर सकती है? नहीं कर सकती। लेकिन आपके पास थर्ड पार्टी के अगेंस्ट कोई राइट नहीं है, लेकिन थर्ड पार्टी के पास आपके अगेंस्ट पूरा राइट है। यू कैन नॉट फाइल अ सूट अगेंस्ट थर्ड पार्टी, बट थर्ड पार्टी कैन फाइल अ सूट। वही पार्टनरशिप वाला पॉइंट। अगर आपने डिफॉल्ट किया है तब, कोई भी प्रोविजन तोड़ा है तब, कोई भी प्रोविजन तोड़ा है, मैं तो एग्जांपल दे रहा हूं यार, कोई भी प्रोविजन तोड़ा है इस चैप्टर का, तो यू कैन नॉट फाइल अ सूट, दे कैन फाइल अ सूट। अगेन, फॉरेन कंपनी ने गुड्स बेचे मिस्टर सीड को, उसने लोन दिया, कुछ दिन के बाद जरूरत पड़ी तो लोन दिया 6 लाख का। अगर आपने लोन रीपे नहीं किया तो क्या सीड जो थर्ड पार्टी है केस कर सकता है? यस। कितना पैसा मांगेगा? 6 लाख मांगेगा। कंपनी कह रही है मानते हैं 6 लाख का लोन लिया है, लेकिन 40,000 गुड्स भी तो बेचे हैं। तो भैया हमने 6 लाख आपके देने हैं, लेकिन 40 आपसे लेने भी तो हैं, क्योंकि गुड्स आपको 40 के बेचे थे। सेट ऑफ कर दो 40,000। सर एक बात ध्यान रखिए, ना तो आप थर्ड पार्टी के अगेंस्ट केस कर पाओगे, ना थर्ड पार्टी के केस में आप सेट ऑफ क्लेम कर पाओगे। मतलब आप अपने 40,000 का सेट ऑफ डिमांड नहीं कर सकते, बल्कि 6 लाख रुपए पूरा का पूरा आपको देना पड़ेगा थर्ड पार्टी को। ठीक है ना। ये जो मैंने आपको दिया एग्जांपल है, क्या कहता है सर? ये कहता है अगर फॉरेन कंपनी फेल करती है इस चैप्टर के प्रोविजंस मानने में, एक बार प्रोविजन पढ़ लो, इससे कॉन्ट्रैक्ट की वैलिडिटी अफेक्ट नहीं होगी, ना ही उसकी लायबिलिटी अफेक्ट होगी, लायबिलिटी टू बी स्यूड। मतलब यू कैन बी स्यूड, यू कैन स्टिल बी स्यूड, बट फॉरेन कंपनी कैन नॉट फाइल अ सूट। ठीक है, फॉरेन कंपनी कैन नॉट क्लेम सेट ऑफ, काउंटर क्लेम, ना कोई केस कर पाएगी, ना कोई लीगल प्रोसीडिंग फाइल कर पाएगी, कुछ नहीं कर सकती सर। कब तक?
जब तक कि वो कंप्लायंस नहीं कर लेती। तो ऐसा नहीं कि 3 साल 5 साल का बैन है, जब तक डिफॉल्ट चल रहा है यू कैन नॉट फाइल अ सूट, यू कैन नॉट फाइल अ काउंटर क्लेम और यू कैन नॉट फाइल अ सेट ऑफ। बट एक बार डिफॉल्ट खत्म, बैन खत्म। जब तक डिफॉल्ट तब तक बैन, डिफॉल्ट खत्म बैन खत्म। ठीक है ना। एक बात और, 393 ए, भारत सरकार फॉरेन कंपनीज को एग्जेम्प्ट कर सकती है, या कोई ऐसी कंपनी जो इंडिया से बाहर बनी, चाहे प्लेस ऑफ बिजनेस हो या ना हो, इस चैप्टर के प्रोविजंस में से अगर लगता है कि यार चलो कुछ सेक्शन एग्जेम्प्ट करने हैं फॉरेन कंपनी के ऊपर, तो कह रहा है एग्जेम्प्ट कर सकते हैं क्लास ऑफ फॉरेन कंपनीज को। कि कल को बोले रशिया की जो फॉरेन कंपनी है, वैसे इतने मधुर संबंध चल रहे हैं, चाइना की जो फॉरेन कंपनी है, उनको वहां वाली कंपनी है, उनको हम ये प्रोविजंस मानने के लिए एग्जेम्प्ट करते हैं, जाओ एग्जेम्प्ट कर दो क्लास ऑफ कंपनीज को इस चैप्टर के प्रोविजंस में से। और अगर एग्जेम्प्ट करेगी सरकार, नोटिफिकेशन इशू करेगी, तो नोटिफिकेशन जो इशू करेगी सरकार, उसकी कॉपी कहां प्रेजेंट करेगी? इन द पार्लियामेंट। ठीक है भाई, बढ़िया है सर। ये तो एक सेक्शन रह गया था आईडीआर का, अब आईडीआर पढ़ लेते लास्ट सेक्शन। आज तक एक ही कंपनी का आईडीआर आया है, स्टैंडर्ड चार्टर्ड, वो इंडिया में आईडीआर लेकर आए। अब जब आईडीआर लेकर आएंगे ना, 2 मिनट सुन लो शांति से। पहले शेयर्स इशू करेंगे। अब मान लो एनएसजीएल से आईडीआर इशू करवाया, तो पहले एनएसजीएल को उसके नाम पे शेयर देंगे और एनएसजीएल आईडीआर इशू करेगा। अब सर एनएसजीएल को जो आप शेयर्स दोगे वो फिजिकल फॉर्म में है। अब स्टैंडर्ड चार्टर्ड बैठा है यूएसए में, क्या एनएसजीएल बैठा है इंडिया में? क्या बार बार इन फिजिकल फॉर्म को यूएस से इंडिया भेजोगे? शेयर्स गुम गए तो, डैमेज हो गए तो? इसीलिए जो भी शेयर्स आप एनएसजीएल को दे रहे हैं, उन शेयर्स की फिजिकल कस्टडी यूएस के एक बैंक के पास जमा करवा देंगे। बैंक ऑफ न्यूयॉर्क बोलेगा एनएसजीएल से, तो फिर टेंशन ना लो जी, आपके जितने भी शेयर्स हैं मेरे पास फिजिकली जमा है, टेंशन ना लो, कस्टोडियन एग्रीमेंट हो गया। अच्छा, एनएसजीएल इंडिया में बैठा है, शेयर इसके नाम पे इशू हो रहे हैं और ये आईडीआर इशू करेगा, तो भैया शेयर जो भी इशू हो रहे हैं इसके नाम पे हो रहे हैं, इसके नाम पे जमा होते जा रहे हैं। हाँ, फिजिकली शेयर इसके पास पड़े, इसीलिए इसे बोलते हैं डोमेस्टिक डिपॉजिटरी। जीडीआर का उल्टा कंसेप्ट है, क्योंकि इंडिया में है इसलिए डोमेस्टिक और इसके नाम पे शेयर जमा होते जा रहे हैं इसलिए डिपॉजिटरी। इसके शेयर्स बैंक ऑफ न्यूयॉर्क के पास है, बैंक ऑफ न्यूयॉर्क बाहर बैठा है इसलिए ओवरसीज, और शेयर की कस्टडी होल्ड कर रहा है इसलिए कस्टोडियन बैंक। तो इसे बोलेंगे ओवरसीज कस्टोडियन बैंक, इसे बोलेंगे भाई डोमेस्टिक डिपॉजिटरी। ठीक है, मैं हमेशा कहता हूं, मैंने मेन बैच के अंदर भी आपसे कहा है, इन्होंने ना आईडीआर में स्टडी मैट के अंदर फुल ऑन रायता फैलाया है, आपके लिए अच्छा है, वरना आईडीआर का कंसेप्ट बहुत डिटेल में है। इन्होंने जितना स्टडी मैट में बताया मैं उतना ही पढ़ाऊंगा, आपको टेंशन ना लो। ठीक है, सबसे पहले डेफिनेशन ऑफ आईडीआर। आईडीआर इज एन इंस्ट्रूमेंट इन द फॉर्म ऑफ डिपॉजिटरी रिसीट। ये कौन क्रिएट करेगा? डीडी, एनएसजीएल। इसे ऑथराइज कौन करेगा? स्टैंडर्ड चार्टर्ड, जो इंडिया से बाहर बैठी है कंपनी। लेकिन डीडी के शेयर फिजिकली किसके पास जमा है? ओवरसीज कस्टोडियन बैंक के पास। कहता है 390 के हिसाब से भारत सरकार नियम बना सकती है, बनाए हुए नियम दिखाए भी होंगे मैंने आपको मेन बैच के अंदर, ठीक है ना। नियम बना सकती है आईडीआर को ऑफर करने के लिए कि कौन कौन से डिस्क्लोजर्स देने हैं प्रोस्पेक्टस में। अगर आईडीआर लेकर आओगे तो ऑफर तो प्रोस्पेक्टस के थ्रू ही दोगे ना, है तो वो सिक्योरिटीज ही। तो प्रोस्पेक्टस में क्या क्या बताना है उसके नियम भी भारत सरकार बना सकती है। नियम नहीं पढ़ा रहे हैं, कह रहे नियम बना सकती है। और किस तरीके से आईडीआर डील किया जाएगा वो भी तरीका बताएगी, और किस तरीके से आईडीआर सेल होगा, ट्रांसफर ट्रांसमिशन होगा। शेयर्स का ट्रांसफर ट्रांसमिशन पढ़ते हैं आप, तो कह रहा है नियम बना सकती है आईडीआर के ऑफर को लेकर, जो प्रोस्पेक्टस में बातें बतानी है उसको लेकर, आईडीआर डील कैसे होगा उसको लेकर, और आपका अलॉट, ट्रांसफर, सेल या ट्रांसमिशन कैसे होगा उसको लेकर भारत सरकार नियम बना सकती है। नियम बता रहे कि बना सकती है। ठीक है जी। एक आखिरी पॉइंट कहता है 234 लगता है मर्जर पे, पढ़ेंगे आप फाइनल में। अगर मर्जर होता है बाहर वाली कंपनी का इंडियन कंपनी में, या वाइस वर्सा, या तो इंडियन कंपनी में बाहर वाली कंपनी मर्ज हो रही है या इंडियन कंपनी बाहर वाली में मर्ज हो रही है, दोनों में वाइस वर्सा। अब सर जब मर्जर होता है तो अकाउंट्स में आप पढ़ते होंगे परचेज कंसिडरेशन।
अब जो कंपनी इसमें मर्ज हो रही है तो दूसरी कंपनी परचेज कंसिडरेशन देगी। कहता है परचेज कंसिडरेशन कैसे दे सकती है? एक्वायरिंग कंपनी ये देगी सर कैश में, डिपॉजिटरी रिसीट में भी दे सकती है, और पार्शियली कैश, पार्शियली डिपॉजिटरी रिसीट। तो अगर मर्जर होता है इंडियन कंपनी का फॉरेन में या फॉरेन का इंडिया में, तो परचेज कंसिडरेशन में भी इन कैश, में भी इन फॉर्म ऑफ डीआर, और पार्शियली कैश और पार्शियली डीआर। क्या बात है। तो भैया फॉरेन कंपनी डन, खत्म।